हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आपका एग्जामिनेशन, आपकी परीक्षा बिल्कुल नजदीक है और इस इंपॉर्टेंट मौके पर, इस इंपॉर्टेंट परीक्षा में नागरिक शास्त्र से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल है वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको कई बार इसमें हमारी बातचीत भी हुई है, एक्सप्लेनेशन भी हुआ है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बहुत बार जो पीछे सवाल पूछे गए हैं उनको भी डाला गया है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो फैक्ट पर हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कंसेप्ट पर हैं। तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट सेशन है ये, जिस सेशन में आप ढेर सारे सवाल करेंगे और इन ढेर सारे सवालों से आप अपने पूरे के पूरे कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। कहीं आपको जाना नहीं है, बिल्कुल बने रहिए सीयूईटी हिंदी मैडम के साथ। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो कर लीजिए। और आइए अब 2023 के लिए जो इंपॉर्टेंट सेशन है उसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण सवाल इसमें हो सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये देखना है, इसमें सवाल ये पूछा गया है कि कौन सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता। यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, पहले आपको यह भी समझ के चलना होगा। अब देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था। क्या हुआ कि दुनिया जो है, ये आपको ध्यान देके चलना है, दुनिया जो है शीत युद्ध जब काल चला, ठीक है, जब शीत युद्ध काल चला तो शीत युद्ध में पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। ठीक है, तो इसमें दो तरह की दुनिया आई, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया। एक हुई पहली दुनिया, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड। अब ये जो पहली दुनिया थी, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड था, पहली दुनिया जो थी, इसका नेतृत्व कर रहा था अमेरिका। और जो दूसरी दुनिया थी, इसका नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ। तो जो पहली दुनिया थी उसका नेतृत्व कर रहा था कौन? अमेरिका। जो दूसरी दुनिया थी उसका नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो अब दुनिया के बाकी के देश इन्हीं दोनों गुटों के पीछे भाग रहे थे। तो ऐसे में एक तीसरी दुनिया भी आई, ठीक है, जिसको थर्ड वर्ल्ड कहा गया। ये एक ऐसी दुनिया थी जो इन दोनों में से किसी भी एक गुट में शामिल होने को तैयार नहीं थी। ये जो तीसरी दुनिया थी, ये दोनों में से किसी भी एक गुट में शामिल होने को तैयार नहीं थी। और इसको बोला गया, इस दुनिया में शामिल देश कौन थे? जो गुट निरपेक्ष आंदोलन कर रहे थे, जो गुट निरपेक्ष थे, यानी इन दोनों गुटों में से किसी गुट में शामिल नहीं हो रहे थे। भारत इस गुट निरपेक्ष आंदोलन को एक तरह से लीड कर रहा था। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नेता, युगोस्लाविया के सॉरी इंडोनेशिया के, ये सारे ये सारे प्रमुख नेता क्या है इसमें अब अग्रणी पंक्ति में खड़े थे। तो अब इसमें ये था गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब सवाल है कि कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। जैसे पहला पॉइंट है कि उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों की स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना। वो देश जो उपनिवेशवाद से या गुलामी से मुक्त हुए थे, वो अपनी स्वतंत्र नीति बना सकें, ऐसा सक्षम बनाना। किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इंकार करना, ये बात सही है, ये भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक मुद्दा था। वैश्विक मामले में तटस्थता की नीति अपनाना, वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। तटस्थता की नीति अपनाना नहीं था। ऐसा नहीं था कि दुनिया का कोई भी मामला होगा तो हम बिल्कुल तटस्थ रहेंगे, ऐसा भी नहीं था कि हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं देंगे। हम उसमें रहेंगे इन्वॉल्व, लेकिन हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो ग सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और इनके मित्र देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा है। यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू कर दी। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। तो कौन सा इसमें गलत हो जाएगा? देखिए, शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध का मतलब होता है कि जब आप किसी देश से प्रत्यक्ष युद्ध में शामिल ना हो, प्रत्यक्ष तरीके से युद्ध ना कर रहे हो, लेकिन एक युद्ध जैसा तनाव का माहौल बना रह रहा हो। ठीक है, युद्ध जैसा तनाव का माहौल क्या हो? बना रहता हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। लेकिन जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में तनाव चल रहा था तो असल में युद्ध हो नहीं रहा था। हो क्या रहा था? विचारधारा टकरा रही थी, पूंजीवाद की और समाजवाद की।
तो ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी, युद्ध नहीं था, एक क्या था, एक प्रतिस्पर्धा बनी हुई थी, यानी जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि कंपटीशन बना हुआ था। विचारधारा यानी पूंजीवाद और साम्यवाद को लेकर युद्ध था, हथियारों का होड़ भी शुरू हो गया था, लेकिन दोनों युद्ध में शामिल नहीं थे, इसलिए घ सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नाटो संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए? नाटो संधि, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब क्या हुआ कि जब दोनों जो महाशक्तियां थी यानी सोवियत संघ और अमेरिका, ये जब दोनों महाशक्तियां प्रतिस्पर्धा करने लगीं तो इनको ये लगा कि सैन्य रूप से हमें बहुत मजबूत होना चाहिए। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने ये किया कि उसने एक पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया और उन लोगों ने यह ऐलान किया कि हम में से किसी एक पर भी अगर आक्रमण होगा तो हम सब लोग इसको अपने ऊपर आक्रमण मान लेंगे, और इसी संगठन का नाम नाटो बना और यह सन 1949 में साइन हुआ था। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की। अमेरिका और सोवियत सीधे युद्ध में शामिल थे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे। नाटो संधि हो गया। अच्छा, 1949। अगला है, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? शक्ति गुटों से प्रति तटस्थता, विश्व में शांति और एकता लाना, तीसरी दुनिया की शक्ति होना, अपनी नीति चुनना। तो सही जवाब क्या था? शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। तो वैश्विक मामलों में तो तटस्थता नहीं, लेकिन जो शक्ति गुट थे, जो पावर सेंटर्स थे, इनके प्रति तटस्थ रहना, न्यूट्रल रहना, इनको क्या करना, इनको अपने अंदर शामिल नहीं करना, सॉरी इनके गुट में जाकर शामिल न होना, यह गुट निरपेक्षता का मूल रूप से अभिप्राय था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, गुट निरपेक्षता जो भारत की नीति है, इससे क्या अभिप्राय है? तटस्थता, शीत युद्ध के दौरान 3 ब्लॉकों के बीच समदूरस्थता, प्रत्येक मुद्दे और स्वाधीनता को अपने राष्ट्रीय हित में देखना, अन्य राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तटस्थता। तो मेन चीज क्या थी कि भाई हमें दोनों सैन्य गुटों से तटस्थ रहना है। हमें क्या रहना है? बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। हम किसी भी एक का पक्षपात नहीं करेंगे, हम उसमें क्या रहेंगे? तटस्थ रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस तिथि को हिरोशिमा पर अणु बम गिराया था? अब देखिए 1900, एक चीज का ध्यान रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी थी। 1939 से 44 तक लगभग द्वितीय विश्व युद्ध चला। ठीक है, 44 आते आते लगभग एक तरह से कह सकते हैं एक तरह से जो रिजल्ट है विश्व युद्ध का, वो घोषित था और अमेरिका सरीके जो राष्ट्र थे, चाहे वो ब्रिटेन था या सोवियत संघ था, इन राष्ट्रों की जीत निश्चित थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि भैया ये आपस में जो देश हैं, इनकी भी तो प्रतिस्पर्धा शुरू होगी, और हुई भी। सोवियत संघ ये दिखाना चाह रहा था कि हम दुनिया की महाशक्ति हैं, अमेरिका सोच रहा था कि युद्ध खत्म हो तो लोग हमको बॉस समझे। तो असली कहानी यही थी कि इसने क्या किया, इसने हिरोशिमा पर अणु बम गिराकर अपना दादागिरी एक तरह से दिखाया। और वो डेट कौन सी थी? तो वो डेट थी जो हिरोशिमा वाली डेट थी, एक सेकेंड, हाँ, तो हिरोशिमा वाली डेट 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या प्रस्तावित किया? देखिए मिखाइल गोर्बाचेव कौन रहे? तो मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 के आसपास सोवियत संघ की राजनीति में आते हैं और उनके आने के बाद जो सोवियत संघ का विघटन है वो और मजबूती से आगे बढ़, मतलब उसकी प्रक्रिया एक तरह से उस दिशा में बढ़ चली। अच्छा, उसका रीजन क्या रहा? उसका रीजन ये रहा कि मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ ऐसे सुधार प्रस्तावित किए जो सोवियत संघ की नीति थी या जो उसका जो आधार था उसी के खिलाफ था। जो साम्यवादी विचारधारा थी या जो पूंजीवाद का खिलाफत करना, ये जो नीतियां थी, इसके पूरे तरह से इसके अगेंस्ट जाकर उन्होंने क्या किया, एक तरह से पूंजीवाद की तरफ ही अपने कदम बढ़ाने शुरू किए और सुधार करने शुरू किए। तो उन्होंने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका को क्या किया था? सुझावित किया था कि भाई ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका हम लागू करेंगे, जो क्या था, एक तरह से प्रशासनिक और राजनैतिक और आर्थिक सुधार थे। और आर्थिक सुधारों की बात, पारदर्शिता की बात ये की गई थी। ठीक है, तो ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका को इन्होंने क्या किया था? प्रस्तावित किया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ख, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। अगला सवाल है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का क्या कारण था?
पूरी दुनिया यूनिपोलर हो रही थी, इसका रीजन क्या था? चेकोस्लाविया का विघटन, सोवियत संघ का विघटन, यूगोस्लाविया का विघटन, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जब शीत युद्ध काल शुरू हुआ, पॉइंट्स को समझ के चलिएगा, जब शीत युद्ध काल शुरू हुआ तो पूरी दुनिया में दो ध्रुव हो गए। तो उस कौन? सोवियत संघ और अमेरिका। इसको कहा गया दो ध्रुवीयता, इसको कहा गया या द्विध्रुवीयता, यानी पूरी दुनिया क्या हो गई? दो ध्रुवों में बट गई, इसको कहा गया द्विध्रुवीयता। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो पूरी दुनिया में क्या रह गया? केवल एक सुपर पावर रह गया, एक ही पावर सेंटर रह गया। और जब एक ही पावर सेंटर रह गया तो उसका क्या नाम दिया गया? वो क्या हो गया? पूरी दुनिया फिर क्या हो गई? पूरी दुनिया एक ध्रुवी हो गई। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया तो केवल अमेरिका बचा और एक ध्रुवी दुनिया हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं? अरे यार, पूरी दुनिया क्या हो गई? एक ध्रुवीय हो गई, और इसको हम यूनिपोलर वर्ल्ड बोलते हैं। तो पूरी दुनिया में जो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था हुई वो सोवियत संघ के विघटन से हुई, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन से हुई। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, भारत की पूर्वी अवलोकन नीति क्या है? लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है? चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए, जापान के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए, आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए, या सार्क देशों के साथ घनिष्ठ संबंध के लिए? तो पूर्वी अवलोकन की नीति क्या है भारत की? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की पूर्वी अवलोकन की नीति क्या है? चीन के साथ घनिष्ठ संबंध, जापान के साथ घनिष्ठ संबंध, आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंध, या सार्क देशों के साथ घनिष्ठ संबंध? बताइए क्या लग रहा है आपको? आप लोग भी कमेंट करके बताइए। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? आसियान देशों के साथ। तो आसियान क्या है इसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म पूछ देता है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये क्या है? बेसिकली 10 देशों का समूह है। ये 10 देशों का समूह है। 1967 में ये बनाया गया था। और इसमें क्या है? इसमें जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं वो अपना मुक्त व्यापार, अपनी साझी संपदा को शेयर करना, अपना एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें वो आसानी से व्यापार कर सके, इन सभी नियमों कानून को बनाता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको स्पेशली बता देता हूं कि भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। तो हमने जो पूर्वी अवलोकन नीति बनाई उसमें यह बोला कि हम कैसे इन देशों के साथ अच्छा संबंध बना सकते हैं, और कई बार भारत इनके मीटिंग्स में या इनके कॉन्फ्रेंसेस में ऑब्जर्वर मेंबर बनकर जाता रहा है। तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक, क्लियर है? तो ग इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यूएसएसआर के विघटन से विश्व की राजनीति हो गई बहुध्रुवी, एक ध्रुवी, नाटो केंद्रित, सुरक्षा परिषद केंद्रित। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो यूएसएसआर या सोवियत संघ था, जब ये जब विघटित हो गया या डिसइंटीग्रेट हो गया तो दुनिया में केवल एक ध्रुव, या जिसको आप कहते हैं यूनिपोलरिटी, बस गई। रूस द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप का क्या आधार था? जेनेवा समझौता, प्रमुखता अधिकार, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, या रूसवादियों के साथ अफगानिस्तान का बुरा व्यवहार? तो प्रमुखता अधिकार। ठीक है। आसियान वे या आसियान शैली क्या है? ये बहुत पूछा जाता है, एक टर्म है, जैसे हर चीज को लेकर एक टर्म बनाया जाता है ना, ये एक टर्म बनाया गया है कि आसियान वे क्या कहलाता है। तो आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली कहलाती है। आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। आसियान सदस्यों की ये रक्षा नीति है, या सभी आसियान सदस्यों को जोड़ने वाली सड़क है? तो जाहिर सी बात है, जो आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली है, जिस तरह वो इनफॉर्मल होकर भी और सहयोगपूर्ण तरीके से मिलजुल कर काम करते हैं, इसी को आसियान वे या आसियान शैली कहा जाता है। देखिए, ये आपका जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है, यानी दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे केंद्र हैं जो सोवियत संघ या अमेरिका के अलावा बढ़ रहे हैं या
तेजी से विकसित हुए हैं, उनमें एक आसियान का नाम बहुत प्रमुखता से आता है कि आसियान बहुत मजबूती के साथ उभर कर निकला है, तो उसमें ये आसियान वे का बहुत नाम आता है। अब ये क्वेश्चन है कि इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई, यानी पहले उसने बंद द्वार की नीति अपना रखी थी, फिर उसको खुले द्वार की नीति अपनानी पड़ी, तो इसमें चीन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की प्रारंभिक सदस्य संस्था थी 6, 10, 15, 20। तो शुरू में कितने थे यूरोपीय आर्थिक समुदाय में? तो पहले 6 थे। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का प्रमुख लक्ष्य क्या था, यानी क्यों यूरोपीय आर्थिक समुदाय एक तरह से बनाया गया? यूरोप को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए, यूरोप को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए, यूरोप में साझा बाजार स्थापित करने के लिए, या यूरोपीय संघ की स्थापना करने के लिए? तो जाहिर सी बात है कि यूरोपीय संघ की स्थापना करने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय बनाया गया। भारत में संविधान कब लागू किया गया? अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं, तो अगर आप इन इंपॉर्टेंट डेट्स को ध्यान से देखेंगे कि भारत में संविधान को कब लागू किया गया है या कब किया गया है, तो देखिए 26 जनवरी 1950 को आप मनाते हैं गणतंत्र दिवस। मतलब 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी का जो डेट होता है उसको आप गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस दिन संविधान हमारा लागू हुआ। ठीक, 26 नवंबर 1949 को 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ये बनकर तैयार हुआ, और इस दिन हम मनाते हैं, यानी 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस। संविधान दिवस। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, और 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय तिरंगा पहली बार लहराकर और अपने आप को एक तरह से आजाद घोषित किया था। तो ये सारे घटनाक्रम हुए थे, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो लागू करने वाली बात है उसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव कौन कराता है? तो देखिए, हमारा क्या आपको लग रहा है इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? आप कमेंट करिए। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भारत में कौन कराता है? तो देखिए, भारत में संविधान का जो अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 324 है, वो बात करता है चुनाव आयोग की। ठीक है, तो खास करके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब इलेक्शन कौन कराता है? ये कराता है भारत का चुनाव आयोग। ठीक है, भारत के चुनाव आयोग इन सभी इलेक्शंस को कराता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं। ठीक है, तो भारत का चुनाव आयोग क्या करता है? भारत का चुनाव आयोग इन सभी इलेक्शंस को कराता है। यानी भारत में जो आप इलेक्शन से देख रहे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये भारत का चुनाव आयोग है या केंद्रीय चुनाव आयोग है। इसके अलावा हर राज्य का भी चुनाव आयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? हर राज्य का भी अपना चुनाव आयोग होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो हर राज्य का भी अपना चुनाव आयोग होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, तो जो लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस होते हैं, जिसमें आपने अक्सर देखा होगा कि जो पंचायत के इलेक्शंस हैं, ये सारे इलेक्शंस जो हैं, या नगर पालिकाओं के इलेक्शंस हैं, ये इलेक्शंस कौन कराता है? तो ये राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो, तो ये ध्यान रखना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा चुनाव आयोग। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? इलेक्शन कमीशन का गठन भारत में कब किया गया है? चलिए बताइए। 1947, 1949, 1950 या इनमें से कोई नहीं? सो व्हेन डिड इलेक्शन कमीशन वाज एस्टैब्लिश? ठीक है, तो भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जनवरी 1950। ठीक है, चलो। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंपटीशन के एग्जामिनेशन में भी बहुत पूछा जाता है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन,
अमर्त्य सेन, लाल बहादुर शास्त्री या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? आप लोग अपने आंसर्स दे सकते हैं। सुकुमार सेन, अमर्त्य सेन, लाल बहादुर शास्त्री या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ठीक है, चलो। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? जनरल इलेक्शंस जो थे वो पहली बार कब हुए? 1949, 1947, 1957 या 1952? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? 1949, 1947, 1957 या 1952? अब एक दल के प्रभुत्व का दौर वाले चैप्टर्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1952। 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ डैश के लिए किसके चुनाव कराए गए? भारत के राष्ट्रपति पद का कराया गया, राज्य विधानसभा का कराया गया या राज्यसभा का कराया गया या प्रधानमंत्री का कराया गया? तो लोकसभा के चुनाव के साथ 1952 में और किस चीज का चुनाव कराया गया? लोकसभा इलेक्शंस के साथ साथ और किस चीज का चुनाव कराया गया? बताइए। 1952 में लोकसभा के इलेक्शंस के साथ साथ और किस चीज का चुनाव कराया गया? भारत के राष्ट्रपति पद, राज्य विधानसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, किसका कराया गया? बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्य विधानसभा का भी कराया गया था। तो आपको पता है कि देश में लोकसभा के चुनाव से प्रधानमंत्री का गठन होता है या चयन होता है, मतलब चुनाव किया जाता है, और राज्य विधानसभाओं से मुख्यमंत्री का किया जाता है। तो उस समय जैसे आजकल बहुत चर्चा में होते हैं ना, एक देश एक चुनाव, तो उस समय क्या था कि सारे राज्य की सरकारें और केंद्र सरकारें एक साथ ही चल रही थी क्योंकि एक साथ चुनाव हो रहे थे। बाद में फिर कई सरकारें गिरती गई तो चुनाव सब अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय होने लगा, तो राज्य विधानसभा के चुनाव भी उस समय कराए गए थे। निम्न में से कौन सा देश एशिया में शामिल है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, उपरोक्त सभी? तो ये क्योंकि दक्षेश वाला संगठन है पूरा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक संगठन कौन सा आपको ध्यान रखना है जो दक्षिणी एशिया के लिए है, तो वो है दक्षेश, जिसको आप क्या बोलते हैं? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो 1985 में गठन किया गया था। ठीक है, सार्क, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलो सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, ऑस्ट्रेलिया का, दक्षिण एशिया का, अफ्रीका का या दक्षिण अमेरिका का? क्या हो जाएगा सही जवाब? सार्क कहां का एक इंपॉर्टेंट क्षेत्रीय संगठन है? ऑस्ट्रेलिया का, दक्षिण एशिया का, अफ्रीका का या दक्षिण अमेरिका का? तो सार्क जिसमें लिखा ही है साउथ एशिया एसोसिएशन, तो जाहिर सी बात है सही जवाब ख हो जाएगा, दक्षिण एशिया का। शिमला समझौता कब हुआ? देखो अब आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ये जो समझौते हैं ये युद्धों से संबंधित हैं। देखो भारत के प्रमुख रूप से जो युद्ध आपको ध्यान रखने हैं, तो एक भारत चीन जो 1962 में हुआ, एक भारत पाकिस्तान 1965 में, और एक भारत पाक 1971 में। ठीक है, तो जो 1965 का युद्ध हुआ उसके लिए 1966 में एक समझौता हुआ जिसको हम ताशकंद समझौता कहते हैं, और जो 1971 में हुआ उसमें जो हमने युद्धबंदी बनाए उसके लिए 1972 में एक समझौता हुआ जिसे हम शिमला समझौता कहते हैं। युद्ध के एक वर्ष बाद का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ताशकंद समझौते के समय हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और शिमला समझौता के समय थी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा आपके लिए। तो अब सवाल अगर आप देखें शिमला समझौता कब हुआ, तो 1900 क्या जवाब हो जाएगा इसमें? सही जवाब 1972 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो शिमला अग्रीमेंट हुआ और इसमें जो युद्धबंदी थे खास करके पाकिस्तान के, उनके छोड़े जाने के लिए लेकर सहमति बन रही थी। ठीक है, चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया? 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया? पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, ईरान। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1965 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो 1965 में युद्ध हुआ था किससे? चीन से कि पाकिस्तान से? बताइए। तो बिल्कुल, तो 1965 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान से। ठीक है, चलिए बांग्लादेश का नाम राज्य कब अस्तित्व में आया? तो देखो पहले क्या था कि पहले बांग्लादेश, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बांग्लादेश तो था नहीं। तो एक तरफ जो आज बांग्लादेश देख रहे हैं वो कभी पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान,
और जो अभी पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान है। तो पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश था, वहां पर विद्रोह हुआ, वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाह रहा था। भारत ने उस युद्ध में साथ दिया और पाकिस्तान हार गया और बांग्लादेश एक नया सेपरेट स्वतंत्र देश बनकर उभरा था, और ये हुआ था 1971 में, 1971 में। अब आते हैं थोड़ा वैश्वीकरण से संबंधित सवालों पर कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है। अब देखिए यहां वर्ड लग गया है सिर्फ। वैश्वीकरण क्या है? देखो वैश्वीकरण में क्या होता है, जब आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन सब आधारों पर मेलजोल बढ़ाते हैं दुनिया के अलग अलग देशों से, या इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, उनके साथ मिलते जुलते हैं या आदान प्रदान करते हैं इन मुद्दों को या इनसे संबंधित वस्तुओं को या सेवाओं को, तो वो वैश्वीकरण में आता है। लेकिन अगर आप वो कहें कि सिर्फ आर्थिक परिघटना है तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर क्योंकि आर्थिक ही नहीं और बहुत चीजें रहती हैं। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई, ये भी गलत है। वैश्वीकरण बहुत पहले से चल रहा है, भारत ने उसमें तेजी से 1991 में कूदा, ये बात ठीक है, तो भारत के संदर्भ में तो पूछा नहीं गया है। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण एक समान है, ये भी गलत है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, ये सही है कि ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट अ मल्टी डायमेंशनल इवेंट, है ना। उसमें सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है, आर्थिक भी है ना, सारी की सारी गतिविधियां शामिल हैं। तो ऐसे में ये बात तो कहना ठीक है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, पर हम ये नहीं कह सकते कि वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है या पश्चिमीकरण के समान है, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये इसमें क्या है, बहुआयामी परिघटना में देखा जाता है। अगला सवाल है, वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? देश और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। सभी देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान रहा है। वैश्वीकरण का असर सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित है। वैश्वीकरण से अनिवार्यता सांस्कृतिक समरूपता आती है। तो क्या सही होगा इसमें? इसमें सही होगा कि जो इसमें मतलब बोला कि कौन सा कथन सही है, तो वैश्वीकरण का प्रभाव सभी देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है, ये केवल कथन सही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, केवल विषम ही रहा है ऐसा तो है नहीं, उसमें सम भी रहा है, कुछ अच्छी चीजें भी रही हैं। अगला है, वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है, यानी टेक्नोलॉजी ने वैश्वीकरण को बढ़ाया है। हाँ, ये सही लग रही है स्टेटमेंट, क्योंकि देखो आज क्या है, दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ रही है, वो वैश्वीकरण है। और जुड़ने का जो सबसे बड़ा माध्यम है, जैसे मान लीजिए आज मैं आपको यहाँ पर लेक्चर ले रहा हूँ और हो सकता है कि कोई भी यूट्यूब पर खोजे तो अमेरिका या ब्रिटेन में भी खोज के इसको देख सकता है इस वीडियो को। तो ये क्या है ना, ये ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। तो प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का तो रोल इसमें है ही। जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है। वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। वैश्वीकरण का एकमात्र कारण आर्थिक धरालता पर पारस्परिक निर्भरता है। नहीं, तो एकमात्र कारण तो मतलब ही नहीं है। तो जो प्रौद्योगिकी वाला पार्ट है क, यही सही हो जाएगा कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। हाँ, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है? वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे आर्थिक असमानता और ज्यादा बढ़ेगी। वैश्वीकरण के पैरोकारों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। तो देखो, ये जो ग वाला स्टेटमेंट है कि वैश्वीकरण के जो पैरोकार हैं, यानी वैश्वीकरण के जो सपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि सांस्कृतिक एक रूपता आएगी, ऐसा नहीं है। वो तो जो देखो, सांस्कृतिक एक रूपता का मतलब क्या है? जो लोग वैश्वीकरण को एक तरह से कह रहे हैं कि निगेट करते हैं या नहीं मानते हैं या वैश्वीकरण को बुरा बताते हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि देखिए, अगर वैश्वीकरण होगा तो पूरी दुनिया में क्या है ना, एक जैसी एक रूपता आ जाएगी, यानी कि यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, है ना। एक ही जैसे सब लोग दिखाई पड़ेंगे, सब लोग एक ही कल्चर को अडॉप्ट करते हुए चले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है ना। सांस्कृतिक एक रूपता हो सकती है, तो ये ठीक नहीं है। तो ये जो पैरोकार हैं उनका तर्क है कि एक समरूपता आएगी, ये गलत स्टेटमेंट है। तो इसमें जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ग। सचिव का एक महत्वपूर्ण, अच्छा ये हमने कर लिया है। वैश्वीकरण की आवश्यकताएं कितने वर्ष पूर्व महसूस की गई? तो वैश्वीकरण की आवश्यकताएं जो है वो अगर आप देखें तो इनमें से कोई नहीं, करीब 30-32 साल पहले हमने 1990 के आसपास में इसको फील किया था। जॉर्ज बुश के अनुसार खाड़ी युद्ध इस व्यवस्था की स्थापना हेतु लड़ा गया। खाड़ी युद्ध क्यों लड़ा गया? वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, नई विश्व व्यवस्था, नई आर्थिक नीति। अब देखिए, खाड़ी युद्ध में बेसिकली क्या है,
अमेरिका ने जो गल्फ कंट्रीज में हस्तक्षेप किया, अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, तो ये एक नई दुनिया, एक नई व्यवस्था दिखाना चाह रहे थे। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि देखिए हम जो है अब इस दुनिया के सुपर पावर रहेंगे, हम जहां चाहेंगे वहां पर घुस के मारेंगे, हम जहां चाहेंगे वहां पर युद्धों को निर्धारित करेंगे। तो ये एक नई व्यवस्था यानी एक नई दादागिरी दिखाने के लिए खाड़ी युद्ध में अमेरिका उतरा। एक ओकेजन्स तो ऐसे आए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मंजूरी नहीं भी मिली, तभी वो घुसकर उन्होंने युद्ध लड़ा। तो नई विश्व व्यवस्था बनाने की स्थिति ये थी। वैश्वीकरण द्वारा विश्व को किस रूप में बदलने की कल्पना की गई है? एकीकृत विश्व समुदाय, राष्ट्रों के मध्य सीमा रहित समुदाय, भूमंडलीय ग्राम, बहुध्रुवी व्यवस्था। तो वैश्वीकरण द्वारा पूरे विश्व को कैसे बदलने की बात की गई है? जाहिर सी बात है उसमें भूमंडलीय ग्राम यानी कि ग्लोबल विलेज बनाने की बात की गई है कि एक ग्लोबल विलेज के तौर पर ये दुनिया बनकर रहेगी। जैसे भारत में भी चर्चा होती है ना वसुधैव कुटुंबकम, तो उस तरह की चर्चा या उस तरह की बात यहां पर की गई है। अगला सवाल है, किस प्रधानमंत्री ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की? अब देखिए यहां से जो एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको मिलेगा, नई आर्थिक नीति, जिसको कहा गया न्यू इकोनॉमिक प्लानिंग। न्यू इकोनॉमिक प्लानिंग। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें तीन प्रमुख चीजें थी। देखिए 1990 के आसपास हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी और कहीं ना कहीं जो हमारे पास सस्टेनेबिलिटी के लिए उतना बचा नहीं था कि हम पूरी दुनिया के साथ व्यापार कर पाते या अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते। तो यहाँ एक समस्या बड़ी हो चुकी थी। तो न्यू इकोनॉमिक प्लानिंग में हमने क्या किया, जब हम विश्व बैंक और IMF के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है या हमसे लोन लेना है, अगर हमारी मदद चाहिए तो आपको हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। और उसी शर्तों के अनुसार हमारी नई आर्थिक नीति बनी, जिसमें क्या था, LPG, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। मतलब ये कि जो आपने नियम कानून कठोर बना रखे हैं कि किसी भी नई कंपनी को खोलना है या निवेश करना है तो उसके लिए दुनिया भर के या तो रोक है या नियम कानून है, वो आप ढीले करिए, उदार लिबरल होइए थोड़ा। प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। यहां पर पहले क्या था, सारा स्वामित्व, सारी कंपनियां ज्यादातर सरकारी हाथों में थी, पब्लिक ओनरशिप था। उन्होंने कहा नहीं, प्राइवेट लोगों को भी अलाउ करिए, तो प्राइवेट कंपनियां भी उसके बाद आने लगी, निवेश के लिए अलाउ किया गया। और ग्लोबलाइजेशन यानी फिर पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलिए और पूरी दुनिया के साथ मिलकर वैश्वीकरण का पाठ पढ़िए। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीन चीजें हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन हिस्सा थी। और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव। और देश के, तो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, PV नरसिम्हा राव। और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ये उस समय देश के वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आता है। चलिए, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। अगला सवाल है, हाँ नरसिम्हा राव, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की हुई? तो नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 11 जुलाई 1991। 1991 में हमने ये नई आर्थिक नीति अपनाई थी। और उस समय जो देश की राजनीतिक स्थिति भी बहुत थोड़ी, क्योंकि राजीव गांधी की बहुत पहले ही, थोड़ी दिन पहले ही हत्या हुई थी, और जो आर्थिक स्थिति थी देश की, उसमें भी बहुत ज्यादा डमाडोल हो चुका था सब, और देश में एक तरह से कर्जे की स्थिति बनी हुई थी। तो ये सारी जो परिस्थितियां थी, इन परिस्थितियों ने फिर नई आर्थिक नीति को अपनाने पर मजबूर किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, के कामराज या जगजीवन राम? तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्रधानमंत्री बने भारत में। उसके बाद बहुत छोटे कालखंड के लिए प्रधानमंत्री कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि इनकी भी फिर ताशकंद में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, या ये शहीद हो गए आप कह लीजिए। उसके बाद देश में प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। तो लाल बहादुर शास्त्री सही हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसका था? तो ये था किसका? ये था लाल बहादुर शास्त्री का। अच्छा, ये नारा दिया क्यों गया था? ये भी चीजें आप ध्यान रखिए कि परिस्थितियां ऐसी क्या थी। देखिए, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। भारत पाकिस्तान के युद्ध में जाहिर सी बात है जवानों को जोश भरना बहुत जरूरी था, लेकिन उस समय हमारे आर्थिक स्थितियां भी बहुत गड़बड़ हो चुकी थी। कुछ दिन पहले हमने चीन से युद्ध लड़ा था, अभी फिर हम हाल ही में आजाद हुए थे, फिर पाकिस्तान से युद्ध लड़ना। खाद्य संकट हमारे यहाँ बहुत बढ़ रहा था। तो 1966 के आसपास ही हमने क्या शुरू किया? हमने हरित क्रांति भी शुरू की, हरित क्रांति। और जिसमें हमने क्या किया? HYV सीड्स या उन्नतशील बीजों का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को, या जो कृषि उत्पाद है उसको बहुत तेजी से बढ़ाने का प्रयास किया। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को ये लगता था कि अगर देश को यहां से आगे बढ़ना है तो पहले तो हम युद्ध लड़ रहे हैं तो जवानों का हौसला भी ऊंचा होना चाहिए, यानी जय जवान भी होना चाहिए,
और किसानों को भी पूरी मदद मिलनी चाहिए, किसान भी बहुत तेजी से ऊपर आने चाहिए। तो किसान और जवान मिलकर ही देश को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये नारा उनके द्वारा दिया गया। ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966, 10 जनवरी 1971, 10 जनवरी 1967 या 10 जनवरी 1965। ताशकंद समझौता, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी चर्चा की थी कि दो समझौते आपको ध्यान रखने हैं, एक ताशकंद और एक शिमला। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 जनवरी 1966। 65 में युद्ध हुआ और 66 में यह समझौता हुआ था। इसी तरह 70 में युद्ध हुआ था और 71 में युद्ध हुआ था और 72 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था। ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ? भारत और रूस, भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान, भारत और अमेरिका। तो ताशकंद समझौता किन के बीच हुआ? तो यह हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, अगला सवाल है, शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? तो शास्त्री जी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए, चौथा आम चुनाव कब हुआ? 1965, 1967, 1966, 1971। अब देखिए, चौथा आम चुनाव इंपॉर्टेंट क्यों है? चौथा आम चुनाव इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तीसरे आम चुनाव तक भारत में कहीं ना कहीं एक दलीय प्रभुत्व था, यानी जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे या कांग्रेस के नाम पर कांग्रेस की ही बोलबाला चल रहा था। लेकिन चौथे आम चुनाव में हालांकि कांग्रेस जीत कर निकली थी वहां पर, लेकिन वहां से कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की वो रुतबा नहीं रह गया था जो पहले रहता था। तो कांग्रेस का जो स्ट्रेचर है, कांग्रेस के जो मजबूत कंडीशन है, वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। अच्छा, इसके बाद इंदिरा गांधी का पदार्पण हुआ देश की राजनीति में, और वहां से फिर कांग्रेस में बहुत लड़ाइयां भी चलने लगी। कामराज गुट अलग था, निजलिंग लिप्पा ग्रुप अलग था, और इंदिरा गांधी से लगातार टकराव चलता रहता था। तो कांग्रेस का विभाजन भी और कांग्रेस में कमजोरी भी होने लगी थी। तो इसलिए चौथा आम चुनाव बहुत जरूरी है, जो 1967 में हुआ था। 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है? इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया। इसके पास एक स्पष्ट राजनीतिक और विचारधारात्मक कार्यक्रम था। इसका गठन सभी गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने मिलकर किया था। केंद्र में पहली गठबंधन की सरकार कब बनी? तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत में तो एक दलीय प्रभुत्व चल रहा था और पूरी तरह से ग्रैंड मेजॉरिटी के साथ सरकारें चल रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि गठबंधन सरकार बनने की बात आई, यानी कांग्रेस को किसी तरह हटाया जाए। जिस तरह आज आप देखते हैं कि बीजेपी जितनी स्ट्रांग है, उसी तरह स्ट्रांग कांग्रेस हुआ करती थी। फिर उसको हटाने के लिए पूरी योजना बनने लगी, और उसमें फिर पहली जो गठबंधन की सरकार बनी थी, वो बनी थी 1977 में, और ये सरकार बनी जनता दल जिसको कहा गया। ठीक है, जनता दल के नेतृत्व में यह सरकार बनी थी। ठीक है, क्योंकि देखिए उसमें कई भूमिकाएं थी, इस बीच में कुछ चीजें हुई, जैसे 1975 में आपातकाल लगा। ठीक है, आपातकाल लगा 1975 में। आपातकाल लगने के बाद फिर सरकार गिरी, बाद में गिरने के बाद चुनाव हुआ, तो फिर वहां पर जनता दल ने सरकार बनाई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, और पहली बार क्या था, ये गठबंधन की सरकार भी थी और गैर कांग्रेसी। ठीक है, तो नहीं, तो पहले एक चीज आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें एक चीज ये भी हुआ कि बहुत दिन तक ये सरकार चली भी नहीं, फिर गिर भी गई थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा आम चुनाव कब हुआ? तो ये हमने देखा था अभी 67 में, ये भी देख लिया हमने 90। हाँ, एनडीए का पूरा नाम क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल दिल्ली अलायंस, नेशनल जनमुख अलायंस, नेशनल दलित अलायंस। अब देखिए, भारत में जो गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, तो आज भारत में दो प्रमुख गठबंधन हैं। एक गठबंधन है एनडीए और एक गठबंधन है यूपीए। एनडीए होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको लीड करती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। यानी इसकी जो मेन हेड पार्टी रहेगी वो कौन रहेगा? बीजेपी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी। और जो यूपीए है, ये होती है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और इसको लीड करती है कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये दो तरह की बेसिकली हमारे यहां क्या है, ये गठबंधन है देश में। ये दो गठबंधन प्रमुख गठबंधन माने जाते हैं, और इसी में आपको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या एनडीए के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो राष्ट्रीय गणतांत्रिक
हाँ गठबंधन जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, जनतांत्रिक गठबंधन भी कह सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, यूपीए का गठबंधन कब किया गया, गठन कब किया गया, 2000 में, 2004 में, 2014 में या 1989 में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 2004 में। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जब जब प्रधानमंत्री थे और वो इलेक्शन हुए देश में, जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तो उस समय फिर कांग्रेस को बढ़त मिली। फिर कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर एक पूरा गठबंधन तैयार किया। उस गठबंधन के साथ मिलकर वो सरकार बनाने चाह रही थी, सरकार बनाया उन्होंने मनमोहन सिंह को हेड बना के। उस गठबंधन का नाम यूपीए रखा गया। इनमें से कौन प्रधानमंत्री नहीं बना? चंद्रशेखर बिल्कुल प्रधानमंत्री बने, इंद्र कुमार गुजराल बिल्कुल प्रधानमंत्री बने, वीपी सिंह ये भी प्रधानमंत्री बने, सब गठबंधन की सरकारें थीं। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भाजपा किस गठबंधन का नेतृत्व करती है? यूपीए, एनडीए, जनमोर्चा या इनमें से किसी का नहीं? तो भाजपा किसका नेतृत्व करती है? भाजपा करती है एनडीए का। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। गठबंधन सरकार का क्या आशय है? कई दलों की मिलीजुली सरकार, दो दलों की मिलीजुली सरकार, एक दल की बहुत अधिक मंत्रियों वाली सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो गठबंधन सरकार का मतलब क्या होता है? कई दलों की मिलीजुली सरकार, दो दलों की, एक दल की, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कई दलों की मिलीजुली सरकार होती है। हो सकता है कि दो दल मिल जाए या दो से ज्यादा दल भी मिल जाए। तो बेसिकली गठबंधन सरकारों में कई दल आपस में मिले हुए होते हैं। एक दल का जब बहुमत नहीं होता है तो सरकार बनाने के लिए बहुत सारे दल एक साथ आते हैं और वो मिलकर क्या करते हैं? फिर सरकार का गठन करते हैं। किस वर्ष से केंद्र में गठबंधन सरकारों की परंपरा चल पड़ी? 1989, 1984, 2014 या 1965? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा 1989। 2014 के चुनाव में किस गठबंधन की सरकार बनी? यूपीए, एनडीए, जनमोर्चा या किसी की नहीं? तो 2014 के चुनाव में गठबंधन किसकी बनी? एनडीए की बनी, ठीक है। और नेतृत्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नौकरशाही का क्या अर्थ है? प्रशासन स्थायी सेवकों द्वारा होता है। नौकरशाही जिसको अंग्रेजी में आप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? जो प्रशासन है वो स्थायी सेवकों के द्वारा होता है, प्रशासन संसद द्वारा होता है, प्रशासन मंत्री के द्वारा होता है, या प्रशासन प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? जो प्रशासन है वो स्थायी सेवक, देखिए जैसे सरकार बदल जाती है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये लोग बदल जाते हैं, लेकिन जो अधिकारी होते हैं, आईएएस है, आईपीएस है, डीएम है, एसडीएम है, या जो सचिव लोग हैं वो रहते हैं, उनकी नौकरी नहीं जाती है, चाहे सरकार कोई भी जाए। तो ये स्थायी सेवक होते हैं और वही नौकरशाही कहलाती है। प्रतिबद्ध नौकरशाही में लोक सेवक सत्ताधारी दल की विचारधारा के अनुसार काम करते हैं, लोक सेवक अपनी इच्छानुसार काम करते हैं, लोक सेवक जनता की इच्छानुसार काम करते हैं, लोक सेवक न्यायपालिका के अनुसार कार्य करते हैं। तो प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है? लोक सेवक जो है वो सत्ता दल जो होता है, देखिए जब भी जिसकी चुनाव में जीत होती है या जो सत्ता में काबिज होता है, जिसकी पावर होती है, तो जो नौकरशाही होती है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो अधिकारी होते हैं, वो हमेशा उसी दल की बात सुनते हैं। अगला सवाल है, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही का समर्थन किसने किया? राजीव गांधी, महात्मा गांधी, नेहरू या इंदिरा गांधी? सही जवाब क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी ने। कि भाई जो नौकरशाही है, जो अधिकारी हैं, उनको हमेशा सरकार की बात सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो सरकार की बातों को काट के आगे बढ़ें या अपने हिसाब से चलाएं। तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब साम्यवादी व्यवस्था वाले देशों में न्यायपालिका कैसे होती है? स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र नहीं होती है, या होती ही नहीं है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? साम्यवादी देशों में जाहिर सी बात है वहां पर कंट्रोल रहता है सरकार का हर चीज पे। साम्यवाद में हर चीज पर क्या होगा ना, सरकार का कंट्रोल रहेगा। वहां पर कोई भी बहुत ज्यादा इंडिविजुअल थिंकिंग या इंडिविजुअल वर्किंग वाली बात नहीं रहती है, ठीक है। नवनिर्माण आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण या इंदिरा गांधी? तो नवनिर्माण आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और जिनको हम किस नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, लोकनायक। लोकनायक। और एक जो आंदोलन इनके नाम से आता है, संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं। तो संपूर्ण क्रांति, लोकनायक, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं और एग्जामिनेशंस में कभी भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ जो छात्र आंदोलन है वो भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो जो नवनिर्माण आंदोलन है वो जयप्रकाश नारायण के साथ जुड़ा हुआ है। किस राज्य में छात्रों ने इंदिरा सरकार के विरुद्ध उग्र आंदोलन किया? बिहार और गुजरात, बंगाल और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व पंजाब? तो इंदिरा सरकार के विरुद्ध उग्र आंदोलन कहां पे हुआ था? जाहिर सी बात है बिहार और गुजरात में। इसमें एक इंपॉर्टेंट नेता का नाम आता है जॉर्ज फर्नांडिस।
रेल आंदोलन, जो रक्षा मंत्री भी रहे हैं देश के, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिहार और गुजरात। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू, सरोजनी नायडू या जयप्रकाश नारायण? संपूर्ण क्रांति की बात अभी हुई है, ठीक है ना। और खास करके जो इंदिरा गांधी का वो जमाना जब वो आपातकाल लागू कर रही थी, या देश में एक अराजकता की स्थिति बन रही थी, या भ्रष्टाचार की स्थिति बन रही थी, तो जयप्रकाश नारायण ने एक बहुत बड़ा जो है जिसको कह सकते हैं कि मुहिम छेड़ी, आंदोलन छेड़ा। उन्होंने कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये सारी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं उनकी, तो ये सब जयप्रकाश नारायण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ से मेल नहीं खाता? संपूर्ण क्रांति का आह्वान, नक्सलवादी आंदोलन, 1974 की रेल हड़ताल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला। अब देखिए, आपातकाल की घोषणा 1945 में हुई, तो यहां पर यह सवाल आया है कि ऐसा कौन सा चीज है जो आपातकाल की घोषणा से नहीं जुड़ा हुआ है। अब संपूर्ण क्रांति का आह्वान, नक्सलवादी आंदोलन, तो जो नक्सलवादी आंदोलन है ये इससे नहीं जुड़ा है। बाकी देखिए, संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी इंदिरा गांधी के अपने जबरदस्ती वाले फैसलों के लिए उसके खिलाफ था। 1974 की रेल हड़ताल थी, ये भी एक कारण बन रही थी कि इंदिरा गांधी को लग रहा था कि भाई हमारी लोकप्रियता कम हो रही है और हमारे खिलाफ आवाज उठ रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला था, जिसमें जज ने क्या किया कि जो निर्वाचन हुआ था इंदिरा गांधी का लोकसभा क्षेत्र से, उस लोकसभा निर्वाचन को ही गलत मान लिया और उनको एक तरह से उनको अपना पद और प्रधानमंत्री पद की इस्तीफा देने पड़ जाए, ऐसी स्थिति बन रही थी, तो उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया। तो बाकी नक्सलवादी आंदोलन का इससे संबंध नहीं था। भारत में पहला परमाणु, ये पालन है पहला, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1973 में, 1974 में, 1975 में, 1976 में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1974 में, ठीक है। तो इसको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था, ठीक है। चलिए, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? अब देखिए, सुरक्षा परंपरा, आपको पता है कि परंपरागत सुरक्षा जो है, वैश्विक सुरक्षा जो है, इसके परंपरागत भी एक तरह से तत्व हैं और कुछ नए तत्व भी हैं। तो उसमें जो परंपरागत सुरक्षा नीति है उसमें कौन कौन से तत्व हैं? शक्ति का संतुलन रहना, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा। तो सही जवाब क्या है? इनमें से सभी। ये वो तरीके हैं जो पहले से, पुराने समय से सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए या किसी भी जगह को सुरक्षित रखने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए ये चीजें उठाई जाती हैं कि भाई शक्ति संतुलन रखो, जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर, कि अगर किसी के पास ज्यादा शक्ति है तो तुम भी अपनाओ। अगर कोई देश, जैसे मान लो आज भारत पाकिस्तान दोनों एक दूसरे पर जल्दी हमला नहीं करते हैं, दोनों को लगता है कि भाई दोनों परमाणु देश हैं, कोई भी परमाणु बम गिरा सकता है, तो ये पावर बैलेंस करना, शक्ति संतुलन करना जरूरी है। गठबंधन की राजनीति, यानी कि जैसे क्या करो, जैसे नाटो संगठन बन गया, जैसे सीटो बन गया, वार्सा पैक्ट हो गया, तो एक दूसरे से गठबंधन करके रहो, जिस गठबंधन के चलते क्या हो, कोई देश तुमको ज्यादा छुए ना। सामूहिक सुरक्षा, यानी सब लोग मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा करें। तो ये सारी चीजें पारंपरिक सुरक्षा के तत्व के रूप में काम आती है, ठीक है। 1974 ईस्वी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहां किया था? तो 1974 ईस्वी में कहा किया था? बताइए। पोखरण, बीकानेर, मिर्जापुर, त्रिवेंद्रम। क्या लग रहा है? कमेंट करके बताइए। पहला परमाणु परीक्षण कहां किया? बताइए। पोखरण, बीकानेर, मिर्जापुर या त्रिवेंद्रम? पहला। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा पोखरण, ठीक है। 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? अब देखिए, ये घटना भी अपने आप में बहुत जरूरी है। हमने ये पढ़ा कि भाई जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो पूरी दुनिया में एक ध्रुवीयता आ गई, केवल एक महाशक्ति पूरी दुनिया में रह गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये एक महाशक्ति को भी धीरे धीरे चुनौती मिलने लगी, कुछ बहुत बड़े पावर सेंटर्स भी उभरने लगे। और 9/11 का जो हमला था, जिसमें क्या हुआ कि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, विश्व व्यापार केंद्र जो था अमेरिका में, उनके टावर्स में, और जो रक्षा मंत्रालय की पेंटागन बिल्डिंग थी उसमें, वहां पर आतंकी हमले किए गए। तो वहां से एक चुनौती भी मिली अमेरिका के प्रभुत्व को। तो यहां जो 11 सितंबर 2001 वाली घटना है, ये किससे संबंधित है? भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, होटल ताज पर आतंकवादी हमला, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला? इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार केंद्र, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, WTC टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया, पेंटागन पर किया गया, पेंटागन टावर पर किया गया। तो ये बहुत बड़ा हमला था और इसी के बदले में फिर ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा था, क्योंकि ये अलकायदा के संबंधित ये हमला किया गया था, ठीक है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट?
भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1971, 1974, 1980, 1998। बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा? दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? सेकेंड सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट भारत द्वारा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1998। 1998 में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? सत्ता का संतुलन, शांति स्थापना, शांति निर्माण या सामूहिक सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सामूहिक सुरक्षा। ठीक है, चलिए। दो महाशक्तियों की भूमिका में कौन सी स्थिति पैदा की जिससे तीसरा महायुद्ध घटित ना हो सके? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला विश्व युद्ध तो हो गया था, फिर दो महाशक्तियां बनी, तो इन दो महाशक्तियों की भूमिका ने कौन सी ऐसी स्थिति हुई कि तीसरा महायुद्ध घटित ना हो सका? सत्ता का संतुलन, आतंक का संतुलन, शीत युद्ध या तनाव शैथिल्य। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा सत्ता का संतुलन, यानी पावर बैलेंस। देखो, दोनों देशों ने क्या किया, दोनों महाशक्तियों ने क्या किया कि शक्ति को इस प्रकार इस्तेमाल किया कि कोई भी एक देश दूसरे पर हमला ना कर सके, डर के कि भाई दूसरा आदमी भी हमला कर सकता है। तो पावर को बैलेंस करना इतना जरूरी था कि भाई दोनों देशों ने ये सोचा कि अगर हम एक दूसरे पर हमला करेंगे तो हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। तो सत्ता का संतुलन, पावर बैलेंस करना, दोनों के पास शक्तियां बराबर थी, दोनों ने हथियार बराबर इस्तेमाल किए, इकट्ठे किए, दोनों ने अपने जो कहते हैं ना गुट को मजबूत अपना एक जैसा बनाया। तो ये सत्ता का संतुलन इंपॉर्टेंट था इसमें। ठीक है, अगला सवाल है, किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतः वर्जित किया? परमाणु अप्रसार संधि, पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, दक्षिण पूर्व एशियाई परमाणु शस्त्रों से मुक्त क्षेत्र संधि। तो किस संधि ने परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया? सही जवाब क्या हो जाएगा? व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। शांति हेतु एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्तावक कौन था? डीन अचेसन, ए ग्रोमाइको, एंथोनी एडिन, मार्शल टीटो। शांति हेतु एकजुट हो जाओ, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? शांति हेतु एकजुट होने के प्रस्ताव को किसने बढ़ाया आगे? डीन अचेसन, ए ग्रोमाइको, एंथोनी एडिन, मार्शल टीटो। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा डीन अचेसन। 9 उपनिवेशवाद पदबंध किसने गढ़ा? मिस्र के कन्नन नारसिर, भारत के जवाहरलाल नेहरू, घाना के एन कुमान या चीन के माओ जेतुंग। तो घाना के एन कुमान। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बनाया गया? देखिए, निशस्त्रीकरण का मतलब क्या था? अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिसआर्मामेंट। क्या कहते हैं इसको? डिसआर्मामेंट। देखिए क्या हुआ कि जब शीत युद्ध काल चल रहा था तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो शस्त्र का दौर चल रहा था, शस्त्रों की दौड़ होने लगी, रेस टू आर्मामेंट होने लगा। इसमें क्या हुआ कि हर देश को लगता था कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा शस्त्र जुटा लें, ऐसा लगने लगा। तो अब यहां पर यह हुआ कि भाई किसी भी तरह हम ऐसा प्रयास करें कि जो ये परमाणु हथियार हैं कि कोई का जो रेस है या वैसे भी जो शस्त्र जुटाने की होड़ मची हुई है, इस पर रोक लगाया जाए। तो निशस्त्रीकरण आयोग बना। कोशिश ये होगा कि दुनिया के बाकी देश इसको ना इस्तेमाल करें। यहां पर यह था कि खुद ही दादा बन के रहना है, असली तो मुद्दा यहां पर रहता था। तो ये कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1952 में। नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, अमेरिका और सोवियत संघ। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया? शांति स्थापना, शांति निर्माण, सत्ता का संतुलन या सामूहिक सुरक्षा। तो जो कोरिया की लड़ाई, देखो कोरिया की लड़ाई भी शीत युद्ध का एक बहुत बड़ा प्रतीक थी। कोरिया के दो हिस्से थे, एक कोरिया जो है, एक उत्तरी कोरिया, तो इसका साथ दे रहा था सोवियत संघ। सोवियत संघ जो साम्यवादी विचारधारा पे था, और एक दक्षिणी कोरिया, इसका साथ दे रहा था अमेरिका। ठीक है, सोवियत संघ, अमेरिका, ये दो अलग अलग गुट थे। तो दक्षिणी कोरिया का साथ दे रहा था अमेरिका और उत्तरी कोरिया का साथ दे रहा था सोवियत संघ। और यहां से ये भी एक शीत युद्ध का प्रतीक बनता चला जा रहा था जो कोरिया युद्ध हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि भैया एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि इस टकराव को रोका जाए। तो इसके लिए जो उन्होंने सुझाव दिया वो क्या दिया था? वो दिया था सामूहिक सुरक्षा।
ठीक है, यानी सबको एक साथ सामूहिक सुरक्षा बनाकर चलनी पड़ेगी, दुनिया में शांति स्थापना की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक बात है। चलिए अगला सवाल है, शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख किस अधिकारी के अधीन है? महासभा का अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष या महासचिव? तो ये क्या है? ये सारी चीजें संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। देखिए महासभा जो होती है वो एक इसकी जनरल असेंबली, एक तरह के संसद का काम करती है। सुरक्षा परिषद जिसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सुरक्षा परिषद, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। सुरक्षा परिषद मुख्य रूप से पूरी दुनिया में जो सामरिक निर्णय लेने होते हैं सुरक्षा से संबंधित, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के वो सुरक्षा परिषद लेती है। इसमें कुल 15 मेंबर होते हैं, 15 सदस्य। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 5 जो है स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्यों की बात करें तो चीन, रूस जो पहले सोवियत संघ था उसका उत्तराधिकारी बना, यूएसए यानी अमेरिका, ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस। ये 5 जो देश हैं, चीन, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस, ये 5 देश जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी मेंबर हैं। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो हर 2 साल पे बदलते रहते हैं, 2 साल या 2 वर्ष पे बदलते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष, इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं, या महासचिव। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जो शांति स्थापना है, इन कार्यों की देखरेख कौन करता है? तो शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख करता है महासचिव। ठीक है, तो ये सबसे मुख्य अधिकारी होता है सुरक्षा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, और ये इंपॉर्टेंट है। शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ? कोरिया युद्ध, खाड़ी युद्ध, कांगो के गृह युद्ध में, या इराक युद्ध में? बताइए। हाँ, शांति निर्माण का जो विधि है इसका प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ? कोरिया के युद्ध में हुआ, खाड़ी युद्ध में हुआ, कांगो के युद्ध में हुआ, या इराक के युद्ध में हुआ? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कांगो के गृह युद्ध में हुआ। किसमें किसी कांगो कहां है? अफ्रीका। किसमें किसी एक राष्ट्र पर हुआ आक्रमण सभी राष्ट्र के आक्रमण समझते हुए सामना किया जाता है? ये जैसे नाटो बना था ना, कि किसी भी एक राज्य पर अगर आक्रमण होगा तो हम मान के चलेंगे कि सभी राज्यों पर आक्रमण हो गया है। तो ऐसा कब होता है? जब आंतरिक सुरक्षा होती है तब, जब सामूहिक सुरक्षा होती है तब, जब वैश्विक सुरक्षा होती है तब, या इनमें से कोई नहीं? किस सिद्धांत पर यह माना जाता है? बताइए। एक राष्ट्र पर हमला हो, जैसे नाटो पर जो है, नाटो के जो सदस्य देश हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है कि भाई हमारे में से अब अगर किसी एक पर भी आप हमला करोगे तो हम सब मिलकर मारेंगे। इसीलिए यूक्रेन को नाटो में शामिल होने नहीं देना चाहता था सोवियत संघ, रसिया, क्योंकि उसको पता था कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो फिर हम यूक्रेन पर हमला करेंगे तो सारे देशों को लड़ना पड़ेगा, तो वो इसका विरोध कर रहा था। तो इसमें से किस एक देश को माना जाता है, इसमें से किस सिद्धांत में ये चीज होती है? तो क्या हो जाएगा इसमें? सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी जिसको कहते हैं। इसमें एक देश पर अगर आप हमला करेंगे तो सभी देशों पर, सदस्य देशों पर यह हमला मान लिया जाता है। विश्व में सबसे अधिक सशस्त्र संघर्ष कहां होते हैं? अमेरिका, हाँ, अमेरिका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देश में, एशिया के चीन और भारत में, लैटिन अमेरिकी देशों में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में। किसमें किसी एक राष्ट्र पर हुआ आक्रमण सभी, अच्छा इसकी चर्चा भी हमने की है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक नाटो का सदस्य नहीं है? अमेरिका, भारत, फ्रांस या ब्रिटेन? बताइए, इसमें से कौन एक नाटो का सदस्य नहीं है? नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। इसकी स्थापना कब हुई? 1949। और इसमें से कौन सा एक इसका देश नहीं है, सदस्य नहीं है? अमेरिका, भारत, फ्रांस और ब्रिटेन। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? चलो, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत। ये आपको पता होना चाहिए, भारत बिल्कुल भी इसका सदस्य नहीं है। भारत क्या है? नाटो का सदस्य नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, पर भारत क्योंकि एशिया का है, वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, तो भारत इसका सदस्य नहीं है।
ठीक है, तो ये वो महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपको बहुत काम आएंगे परीक्षा की दृष्टि से। सारे के सारे चैप्टर्स को खूब मन लगाकर पढ़िए, रिवाइज करिए, लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी भी क्वेश्चन हम करेंगे आगे के और सेशन में, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। पर जो दोनों पुस्तकें हैं, स्वतंत्र भारत में राजनीति और समकालीन विश्व राजनीति, इन दोनों पुस्तकों को हमें एक एक चैप्टर्स को बहुत ढंग से पढ़ना है, कंसेप्ट को अलग तरीके से पढ़ना है। जैसे शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध में के परिणाम क्या रहे, कारण क्या रहे, ये हो गया कंसेप्चुअल सवाल। फैक्चुअल कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, ये सारे फैक्चुअल सवाल हैं। फैक्चुअल सवालों को उनके हिसाब से डील करना है। तो आज के सेशन में ही हमने ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे। आगे के सेशन में मिलेंगे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।